तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेस्टिनेशन इंस्टीट्यूट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस कोरोना काल में जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब की बार घर वालों का सपना करना है पार, तो अपनी पढ़ाई को रखो बरकरार। इसलिए हम लाए हैं आपके लिए RRB NTPC 2020-21 में आए प्रश्नों का GS पर करने के लिए प्रहार, जो आपके लिए बहुत आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस सीरीज का अवश्य लाभ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। क्या? जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए आप चाहे कुछ भी कर लो, अगर खुद पर विश्वास नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को में सफल नहीं हो सकते। इसलिए खुद पर विश्वास करना ज़रूरी है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो स्वतः ही अंदर से एक ऊर्जा मिलती है जो हमें सफलता दिलाने में बहुत कारगर होती है। इसलिए अपने आप पर विश्वास करना सीखो और हमेशा पॉजिटिव रहो। तो इसी जोश और उत्साह के साथ करते हैं आज अपनी स्टार्ट एक क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर ए फिकस बेनगालेंसिस, ऑप्शन नंबर बी मांगीफेरा इंडिका, ऑप्शन नंबर सी मेलस डोमेस्टिका, ऑप्शन नंबर डी सिट्रस लिमोनियम। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? ऑप्शन नंबर ए फिकस बेनगालेंसिस। फिकस बेनगालेंसिस ये किसका नाम है? बरगद का। अच्छा, मांगीफेरा इंडिका ये किसका है? तो ये है तुम्हारा आम का। किसका? मांगीफेरा इंडिका आम का। अच्छा, मेलुस डोमेस्टिका, तो मेलुस डोमेस्टिका किसका है हमारा? ये है सेब का। मेलुस डोमेस्टिका किसका है? सेब का। मेलुस डोमेस्टिका MELUS, मेलुस डोमेस्टिका किसका है? सेब का। अच्छा, सिट्रस लिमोनियम, तो सिट्रस लिमोनियम की बात करें तो ये है हमारा किसका? नींबू का। किसका? नींबू का। सिट्रस लिमोनियम किसका है? नींबू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1632, ऑप्शन नंबर बी 1633, ऑप्शन नंबर सी 1630 या ऑप्शन नंबर डी 1639। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1632। ताजमहल का निर्माण 1632 में स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट कब हुआ था ये? तो कंप्लीट हुआ था ये कब? 1648 में कंप्लीट। तो ये 1648 में बन के तैयार हो गया था ताजमहल। लेकिन इसकी जो सराउंडिंग बिल्डिंग है, बाहर की जो बिल्डिंग है इसकी सराउंडिंग, या बाहर की जो बिल्डिंग है इसकी, और गार्डन, और क्या गार्डन, ये अगले 5 साल में बन के तैयार हुए थे। अगले 5 साल में, 5 ईयर में। तो यानी कह सकते हैं कि जो ताजमहल है पूरा वो कब बन के बना था? तो 1653 ईस्वी में ताजमहल पूरी तरह से बन के तैयार हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो ताजमहल है ये किसने बनवाया था? ये ताजमहल मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। तो आर्किटेक्ट कौन थे इसके ताजमहल के? तो आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगामी ओलंपिक जो 2020-21 में होने वाले हैं वह कहाँ पर होंगे? तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लंदन, ऑप्शन नंबर बी टोक्यो, ऑप्शन नंबर सी पेरिस या ऑप्शन नंबर डी बीजिंग। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी टोक्यो। क्या? ऑप्शन नंबर बी टोक्यो। कब होंगे ये 23 जुलाई यानी 23 जुलाई से और कब तक? 8 अगस्त 2021 में होंगे। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होंगे। कहाँ? टोक्यो जापान में। अच्छा, 2022 के विंटर ओलंपिक। अच्छा, 2022 के विंटर ओलंपिक की बात करें तो 2022 के विंटर ओलंपिक कहाँ होंगे? तो 2022 के विंटर ओलंपिक की बात करें तो 2022 के विंटर ओलंपिक तो ये कहाँ होंगे? ये होंगे हमारे बीजिंग में। कहाँ? बीजिंग, बीजिंग चाइना, बीजिंग चाइना। ठीक है, और 2024 के समर ओलंपिक की बात करें तो 2024 के समर जो ओलंपिक हैं वो कहाँ होंगे? वो होंगे हमारे पेरिस फ्रांस में। कहाँ? पेरिस फ्रांस में। अच्छा, 2028 के कब किसके? 2028 के समर ओलंपिक की बात करें तो ये कहाँ होंगे हमारे? ये होंगे लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया USA। कहाँ? लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया USA। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बल की इकाई
क्या है? तो बल की इकाई क्या है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी के मोल, ऑप्शन नंबर डी कैलोरी। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। बल की इकाई क्या है हमारी? न्यूटन। अच्छा, जूल किसकी इकाई है? तो जूल हमारी ऊर्जा या कार्य की इकाई है। किसकी? ऊर्जा या कार्य की इकाई है, या ऊर्जा या कार्य की इकाई क्या है? जूल है। अच्छा, मोल, मोल किसकी इकाई है? तो ये मोल हमारी पदार्थ की मात्रा की इकाई है, पदार्थ की मात्रा की इकाई है। ठीक है। अच्छा, कैलोरी की बात करें तो कैलोरी, कैलोरी भी हमारी एक ऊर्जा की इकाई है। क्या? कैलोरी भी एक ऊर्जा की इकाई है। अच्छा, एक कैलोरी में कितनी ऊर्जा होती है? एक कैलोरी में 4.2 जूल, कितनी? 4.2 जूल ऊर्जा होती है। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के ऑप्शन नंबर ए भाग 3 में है, भाग ऑप्शन नंबर बी भाग 4 में है, ऑप्शन नंबर सी भाग 5 में है, या ऑप्शन नंबर डी भाग 2 में है। तो क्या आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भाग 3। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। अच्छा, मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल से हैं? तो आर्टिकल 12 से और कब तक? 35 तक। 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35, मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35, कितने? 12 से 35। अच्छा, भाग 4 में, तो भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। क्या? नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में, तो वो कब तक हैं? वो हैं आर्टिकल 36 से और कहाँ तक हैं? वो हैं 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक। अच्छा, भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में क्या है? तो भाग 5 में हमारे में संघ, क्या है? संघ। और ये आर्टिकल किससे आर्टिकल है? ये है आर्टिकल 52 से और आर्टिकल 52 से और आर्टिकल 151 तक। कब तक? 151, 52 से आर्टिकल 151। अच्छा, भाग सेकंड की बात करें तो भाग सेकंड में क्या है? तो भाग सेकंड में है नागरिकता। क्या है? नागरिकता। तो ये कौन से भाग में, आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11। क्या? भाग 2 नागरिकता। अच्छा, भाग 4A की बात करें तो भाग 4A में क्या है हमारे? तो भाग 4A में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि 51A में आते हैं, 51A आर्टिकल में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे ज़्यादा साक्षरता रेट किस राज्य की है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता रेट ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। सबसे ज़्यादा साक्षरता रेट कहाँ की है? केरल की। कितनी है? तो 93.91%। कितनी? 93.91% केरल की। अच्छा, लिंग अनुपात में सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो लिंग अनुपात में भी केरल ही है सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट नंबर पे लिंग अनुपात में कौन है? केरल, फर्स्ट नंबर पे है केरल। ठीक है। यानी साक्षरता में भी पहले नंबर पे केरल और लिंग अनुपात में भी केरल पहले नंबर पे। अच्छा, लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप साक्षरता में दूसरे नंबर पर है। तो इसकी कितनी है साक्षरता? इसकी है 92.28%। अच्छा, मिजोरम की बात करें तो मिजोरम थर्ड नंबर पर है। तो इसकी साक्षरता रेट कितनी है? 91.58%। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कितनी है? 69.72%। अच्छा, ओवरऑल इंडिया की बात करें तो ओवरऑल इंडिया की जो साक्षरता रेट है वो कितनी है? तो ओवरऑल इंडिया की जो साक्षरता रेट है वो कितनी है? तो ओवरऑल इंडिया की जो साक्षरता रेट है वो है कितनी? वो है 77.7% 2021 में। अगर साक्षरता की बात करें तो 77.7% है किसकी? भारत की ओवरऑल। अच्छा, रूरल की कितनी है? तो रूरल की है 73.5%, 73.5%। और अर्बन की बात करें तो अर्बन की 87.7% अर्बन में। कितनी? 87.7% अर्बन में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीटो पावर कितने देश के पास है? तो वीटो पावर कितने देश के पास है? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर बी सी 3, ऑप्शन नंबर डी 7। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए 5। वीटो पावर 5 देश के पास है। कौन कौन से हैं वो है चाइना है, फ्रांस है, रसिया है और
यूके है यानी यूनाइटेड किंगडम, और क्या है यूएस या यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, यूएसए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर ए 24.56, ऑप्शन नंबर बी 21.67, ऑप्शन नंबर सी 20.50% या ऑप्शन नंबर डी 26%। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 24.56%। हमारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है, 24.56%। अच्छा बात करते हैं कि वनावरण का कितना परसेंट है भारत में। तो वनावरण कितना है, तो वनावरण है हमारा 21.67% वनावरण। और वृक्षावरण की बात करें तो वृक्षावरण है 2.89%, क्या है वृक्षावरण। अच्छा सबसे ज़्यादा किस राज्य में परसेंटेज है वनों का, इसकी बात करें तो परसेंटेज सबसे ज़्यादा परसेंटेज के मामले में है मिजोरम 85.41%। मिजोरम परसेंटेज के मामले में कौन सा है, मिजोरम राज्य सबसे अधिक है। अच्छा सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के मामले में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल के मामले में बात करें तो वो है एमपी। एमपी में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वन और वृक्षों, 77,482 वर्ग किलोमीटर। कितना, 77,482 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंग्लो मैसूर युद्ध कितनी बार हुआ था। तो एंग्लो मैसूर युद्ध कितनी बार हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 2। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। एंग्लो मैसूर युद्ध कितनी बार हुआ था, तो 4 बार। कब से कब तक हुआ था, तो 1767 से 1799 के बीच में हुए थे। 1767 से 1799 के बीच में एंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे। अच्छा पहला कब हुआ था, तो पहला हुआ था 1767 से 1769 फर्स्ट। अच्छा सेकंड की बात करें तो सेकंड 1780 से और 1784। अच्छा थर्ड की बात करें तो 1790 से 1792। अच्छा फोर्थ की बात करें तो फोर्थ हुआ था 1799 ईस्वी में, और 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे नया न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है। निम्न में से भारत का सबसे नया न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए तारापुर, ऑप्शन नंबर बी नरोरा, ऑप्शन नंबर सी कुंडनकुलम या ऑप्शन नंबर डी कैगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कुंडनकुलम। अच्छा कुंडनकुलम कब बना था, तो कुंडनकुलम 2013 में बना था, और ये कहाँ है, ये है हमारा तमिलनाडु में। कहाँ, तमिलनाडु में। अच्छा तारापुर की बात करें तो तारापुर हमारा पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। ये कब बना था, 1969 में, और ये कहाँ पर है, तो ये है हमारा महाराष्ट्र में। अच्छा नरोरा की बात करें तो नरोरा हमारा कहाँ है, ये हमारा 1991 में बना था। कब, 1991 में, और ये कहाँ है, ये है यूपी में। अच्छा कैगा की बात करें तो कैगा कहाँ है, ये कर्नाटक में है, और ये कब बना था, तो ये सन 2000 में बना था, और ये कहाँ है, ये है केटी कर्नाटक में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल का हिमांक बिंदु केल्विन में कितना है। तो जल का हिमांक बिंदु केल्विन में कितना है, ऑप्शन नंबर ए 273, ऑप्शन नंबर बी 373, ऑप्शन नंबर सी 237 या ऑप्शन नंबर डी 337। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 273, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा हिमांक बिंदु है किसका, जल का। तो इसमें 273 को जोड़ दे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है, तो कितना हो जाएगा हमारा 273 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, OLED की फुल फॉर्म क्या है। तो OLED की फुल फॉर्म, ऑप्शन नंबर ए ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनिक लैंप इमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर सी ऑर्गेनिक लिक्विड इमिटिंग डायोड या ऑप्शन नंबर डी ऑर्गेनिक लिंकिंग इमिटिंग डायोड। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। OLED की फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, R.K. नारायण का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो R.K. नारायण का जो प्रथम उपन्यास है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए स्वामी एंड फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी द गाइड, ऑप्शन नंबर सी द इंग्लिश टीचर या ऑप्शन नंबर डी द
बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए स्वामी एंड फ्रेंड्स। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए स्वामी एंड फ्रेंड्स। अच्छा, ये कब जो है लिखा था इन्होंने? तो ये 1935 में। कब? 1935 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेरू झील कहाँ पर है? तो कोलेरू झील ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। क्या? ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील कहाँ पर है? तो वो है आंध्र प्रदेश में। अच्छा, तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कौन सी झील है? तो तमिलनाडु में एक झील है पुलकिट। कौन सी? पुलकिट झील। पुलकिट झील कहाँ की है? तमिलनाडु की है। अच्छा, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की है लोनार। कौन सी? लोनार। अच्छा, ये लोनार लेक ये ज्वालामुखी से निर्मित झील है। कौन सी? ज्वालामुखी से निर्मित, जिसे या कह सकते हैं क्रेटर होते हैं ज्वालामुखी के मुख। तो ये क्रेटर से निर्मित एकमात्र लोनार झील क्रेटर से निर्मित झील है महाराष्ट्र की। ठीक है, कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में कौन सी है? तो कर्नाटक में है बेलांडर। कौन सी? बेलांडर झील कहाँ की है? कर्नाटक की बेलांडर झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मीथेन का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए CH4, ऑप्शन नंबर बी C2H2, ऑप्शन नंबर सी CH3 या ऑप्शन नंबर डी C2H6। अच्छा, C2H6 की बात करें तो ये क्या हमारा ईथेन है। क्या है ये? ईथेन। और CH4, तो CH4 हमारा क्या है? मीथेन। क्या है? मीथेन है। CH4 हमारा मीथेन। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए CH4 क्या है हमारा? ये मीथेन। अच्छा, C2H2 क्या है? तो ये एथाइन या एसिटिलीन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज प्रथा पर रोक कब लगाई गई? अच्छा, दहेज प्रथा पर रोक कब लगाई गई? ऑप्शन नंबर ए 1961, ऑप्शन नंबर बी 1963, ऑप्शन नंबर सी 1991 या ऑप्शन नंबर डी 2001। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1961। अच्छा, कब लगाई गई थी? तो ये 1 मई 1961 को सभी धर्मों के लिए दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया था। सभी धर्मों के लिए कौन सा? दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया था 1961। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है? तो इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन ऑप्शन नंबर ए ई-कॉमर्स, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट बाजार, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट व्यापार या ऑप्शन नंबर डी ऑनलाइन व्यापार। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ई-कॉमर्स। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है? ई-कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र किस क्षेत्रक में आता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी क्षेत्रक में, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक क्षेत्रक में, ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्रक या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा हमारा? सेवा क्षेत्र किस क्षेत्रक में आता है? तो ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्रक में। किसमें? तृतीयक क्षेत्रक में हमारा सेवा क्षेत्र आता है। अच्छा, भारत की जो GDP में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो किस क्षेत्र का है? तो भारत की GDP में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो किसका है? वो तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का है। किसका? सेवा क्षेत्र का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त हुई थी? तो 1857 की जो क्रांति वो पूर्ण रूप से कब समाप्त हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 10 मई 1818, ऑप्शन नंबर बी 1 मई 1858, ऑप्शन नंबर सी 1 नवंबर 1858, ऑप्शन नंबर डी 10 नवंबर 1858। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी 1 नवंबर 1858। कब? 1 नवंबर 1858 को जो 1857 की क्रांति थी वो क्या हुई थी? पूर्ण रूप से समाप्त हुई थी। अच्छा, स्टार्ट कब हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी 10 मई 1857 से। 10 मई 1857 से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से? मेरठ से। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी और 1 नवंबर 1858 को ये क्या हुई थी? समाप्त हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज के आखिरी क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या है? भारतीय ध्वज सर्वप्रथम किस अधिवेशन में फहराया गया था? तो भारतीय ध्वज सर्वप्रथम किस अधिवेशन में फहराया गया था? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता अधिवेशन 1896, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता अधिवेशन 1906 या ऑप्शन नंबर सी सूरत अधिवेशन 1907 या ऑप्शन नंबर डी कोलकाता अधिवेशन 1911। तो हमारा भारतीय ध्वज सर्वप्रथम 7 अगस्त 1906 को कब? 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक
ग्रीन पार्क कोलकाता में फहराया गया था? कब? 1906 को। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कोलकाता अधिवेशन 1906 के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए की बात करें, कोलकाता अधिवेशन 1896 में क्या हुआ था? तो कोलकाता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया था। पहली बार वंदे मातरम गाया था। क्या? पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। अच्छा, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। 1896 के अधिवेशन के अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी। अच्छा, 1907 की सूरत अधिवेशन की बात करें तो ये इसके जो अध्यक्ष कौन थे? तो सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। डॉक्टर रास बिहारी कौन थे? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। अच्छा, सूरत अधिवेशन 1907 में क्या हुआ था कि जो कांग्रेस है वो दो दल में बट गई थी। कौन कौन से? नरम दल और गरम दल। तो इसको 1907 के सूरत अधिवेशन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कोलकाता अधिवेशन 1911 की बात करें तो कोलकाता अधिवेशन 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था। क्या? पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण धर। कौन? पंडित विशन नारायण धर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये होमवर्क है। इस होमवर्क का क्या करना है आपको? कमेंट करनी है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1919, 1928, 1931 या 1942? तो इस क्वेश्चन की आप कमेंट करना, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हम कल बताएंगे आपको, और आज आप कमेंट करना इसका क्या आंसर क्या है। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं बाइंड अप करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन